बेटा पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर उपसहसयोजक यौगिक की कुछ शब्दावली, और शब्दावली के अंदर आप लोग मुख्य रूप से नंबर 1 मैंने ये बताया था, यही एग्जाम्पल ले आऊँ वापस, आयनिक मंडल। तो आयनिक मंडल मतलब है कि आप लोग परिभाषा के रूप में लिखोगे कि भाई उपसहसयोजक यौगिकों में समन्वय मंडल के दाएं ओर या फिर बाईं ओर या फिर दाईं ओर जो भी परमाणु या परमाणु के समूह उपस्थित होते हैं जिनका आयनन हो जाता है उसी को आयनिक मंडल बोलते हैं। समझ आई? तो उपसहसयोजक यौगिकों में समन्वय मंडल के दाईं ओर या बाईं ओर उपस्थित वह स्पीशीज जिसका आयनन हो जाता है। समन्वय मंडल के दाईं ओर या बाईं ओर, समन्वय मंडल के दाईं ओर या फिर अपन कह सकते हैं बाईं ओर उपस्थित वह स्पीशीज जिसका आयनन हो जाता है। किसका हो जाता है बेटा? जिसका आयनन हो जाता है क्या कहलाता है? आयनिक मंडल कहलाता है। एक एग्जाम्पल पे देखो, यहाँ पर अपन यहाँ देखे अपना कौन सा हाथ है? बायां हाथ। एक एग्जाम्पल और अपन ले, जैसे इसके अलावा एक एग्जाम्पल जो मैंने तुमको पहले ही बताया था, CuNH3 का होल 4 और SO4, ये का स्पीशीज का है? समन्वय मंडल के बाईं ओर है। तो ये वाली स्पीशीज है आयनिक मंडल, और ये वाली स्पीशीज भी क्या है बेटा? आयनिक मंडल। तो मतलब समन्वय मंडल के दाईं ओर या बाईं ओर उपस्थित वह स्पीशीज जिसका आयनन हो जाता है क्या कहलाता है? आयनिक मंडल कहलाता है। अब अगला जो है इसके अंदर मैं अंदर की बात करूंगा। ये तो नंबर 2 टॉपिक है बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु। हाँ बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु का मतलब है कि ये मुख्य रूप से 3D श्रेणी के तत्व, जिसके अंदर आप लोग स्कैंडियम से लेकर जिंक, 3D श्रेणी के तत्व, जिसमें 3D श्रेणी के तत्व आप लोग कहते हैं स्कैंडियम से जिंक तक मुख्य रूप से। वैसे F ब्लॉक के तत्व भी होते हैं, 4D श्रेणी के भी, इसके अंदर ऐसी बात नहीं, F ब्लॉक में भी आते हैं और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर मेन बात है यही आते हैं तत्व स्कैंडियम से जिंक तक। केंद्रीय धातु परमाणु का मतलब होता है कि भाई 3D श्रेणी के वे तत्व जो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और जिनके पास रिक्त D कक्षक होते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और उनके पास रिक्त D कक्षक होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? केंद्रीय धातु परमाणु। अब अपन जानते हैं कि रिक्त D कक्षक होते हैं तो जो ही तो क्या करते हैं बेटा? या तो अपन कह सकते हैं वो लोन पेयर ले सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं किसी ऋणावेश को क्या कर सकते हैं बेटा? ग्रहण कर सकते हैं। अपन जानते हैं लोन पेयर पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऋणावेश का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं भाई? एक बंद का मतलब पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अपन जानते हैं कि भाई एक कक्षक है, रिक्त D कक्षक है, मान के चलो ये वाला अकेला एक बोल रहा हूँ मैं। अपन जानते हैं D किस प्रकार होते हैं? 5, dxy, dyz, dzx, dx²-y² और लास्ट होता है dz²। तो 5 प्रकार है, तो मैंने एक लिया। अब आप जैसे कोई केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोई लिगेंड्स परमाणु जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो उपसहसयोजक बंध बनाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इस प्रकार से ये उपसहसयोजक बंध बना लेगा। तो बनाने का मतलब है, केंद्रीय धातु परमाणु का मतलब है 3D श्रेणी के वे तत्व जिनके पास रिक्त D कक्षक होता है और अपनी परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। तो अपन देखते हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर Fe क्या है? 3D श्रेणी का ही तो तत्व है, आयरन। परमाणु क्रमांक कितना? 26। अब अगला जो टॉपिक्स होता है बेटा नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर मैं एक लास्ट टॉपिक, अब लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के बारे में थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा। अगला जो है इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट समन्वय बहुफलक। कौन सा टॉपिक है? समन्वय बहुफलक। मैंने इसके बारे में नहीं लिखा था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग आयनिक मंडल को छोड़ो, आयनिक मंडल छोड़ने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु,
केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड्स परमाणु जुड़े होते हैं और जुड़ने पर इसकी जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड्स परमाणुओं की केंद्रीय व्यवस्था त्रिविमीय व्यवस्था को ही समन्वय बहुफलक बोला जाता है। समझ भाई, मतलब उपसैसिव यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड्स परमाणु की त्रिविमीय व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। तो समझ में आई। तो यहाँ पर माना केंद्रीय धातु परमाणु बराबर क्या कर दिया, कैपिटल M व लिगेंड्स बराबर L है। समझ में आई। तो अब मान के चलो कि भाई कंडीशन अलग अलग, नंबर 1 बात करेंगे भाई, जैसे ML3 का मतलब समझे। अरे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 3 लिगेंड्स परमाणु जुड़े हुए हैं। कितने जुड़ रहे हैं? 3। जब 3 जुड़ रहे हैं तो अपन जानते हैं इसकी संरचना कैसी होगी। अरे 3 के हिसाब से 1 2 3 तो अधिकतम दूरी यही है कि नहीं है बेटा, L। तो यहाँ पर ज्यामिति कैसी बनी इसकी, समतल त्रिभुजीय है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे समतल त्रिभुजीय है। कंडीशन नंबर सेकंड इसकी जो अपन कहते हैं, मैंने आपको वापस बता रहा हूँ, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड्स परमाणु की त्रिविमीय व्यवस्था को ही समन्वय बहुफलक कहते हैं। तो मेन बात, यदि कोई लिगेंड्स में 3 लिगेंड्स परमाणु किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 3 लिगेंड्स जुड़ रहे हैं ना, तो ज्यामिति इसकी कैसी होगी, समतल त्रिभुजीय है। कैसी होगी, इसको बोलोगे बेटा समतल त्रिभुजीय ज्यामिति के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं बीबीटी के अंदर इसका चित्र बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाना है। अगला जैसे टॉपिक नेक्स्ट है जैसे ML4 4 है। 4 की कंडीशन देखो बेटा, 4 के हिसाब से ज्यामिति 2 प्रकार की हो सकती है। कौन सी, एक तो होती है चतुष्फलकीय और दूसरी होती है बेटा समतल वर्गाकार। कैसी होती है, समतल वर्गाकार। तो कंडीशन 1, यहाँ पर M को लिया 1 2 3 4 L ये कंडीशन है। तो इसको बोलोगे बेटा टेट्राहेड्रल, या अपन बोलेंगे क्या, चतुष्क फलकीय। सही है। और या करके एक कंडीशन कैसी बन सकती है, M को लिया मध्य में 1 2 3 4 L और ये L, ज्यामिति कैसी बनी, समतल वर्गाकार। भाई 2 कंडीशन बन सकती है ML4 में। पहली, अब एक बात ध्यान रख लेना कि इसमें संकरण, अपन जानते हैं कि जब चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है ना, तो संकरण हमेशा sp3 रहेगा। चतुष्फलकीय ज्यामिति का परमानेंट है क्या ये, संकरण कौन सा रहेगा, चतुष्फलकीय ज्यामिति है तो संकरण रहेगा sp3। और यदि इसकी वर्गाकार ज्यामिति है तो संकरण आता है बेटा dsp2। कैसा होता है, dsp2। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे, लेकिन dsp2 संकृत अवस्था में ज्यामिति समतल वर्गाकार। कैसे करोगे, समतल वर्गाकार। भाई तुम्हारे मन में आया साहब, हम तो ML4 है, कोई संकुल आ गया। कैसा आ गया, संकुल आ गया। जैसे अपन जैसे है NiCl4 और प्लस का 2 है। सही है, ठीक है, ML4 ही तो है। अब कहोगे साहब गुरुजी हमको क्या पता हम कैसे ज्यामिति बनाए, कोई बच्चा तो इसको ये बना रहा है, कोई ये बना रहा है, क्योंकि बनाएगा ही। क्यों, जब तक हमको इसका संकरण पता नहीं है। भाई निकिल का संकृत अवस्था क्या है, sp3 है कि dsp2 है, dsp2 है, बनाएंगे अपने आप समतल वर्गाकार। और तुमने यदि ज्यामिति ये बना दी तो रॉन्ग है, 0 नंबर मिलेगा। और यदि अपन को संकरण मालूम पड़ गया साहब sp3 है, तो अपन को ज्यामिति चतुष्फलकीय ही बनानी पड़ेगी, वर्गाकार नहीं बनेगी, क्योंकि dsp2 बनेगी। क्योंकि ये बातें मैं थोड़ा सा आपको अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना ML4 की ज्यामिति 2, पहली चतुष्फलकीय है और दूसरी कौन सी होगी, समतल वर्गाकार। अब अगला है इसके अंदर थर्ड नंबर की अपन बात करें तो थर्ड नंबर में होगा बेटा कौन सा, ML5। अरे बेटा आप अच्छी तरह से जानते हैं ML5 की ज्यामिति कैसी बनती है, कैसी बनती है, त्रिभुजीय है, द्विपिरामिडी। सही है। तो यहाँ पर अपन ने M को लिखा, ये अपना M 1 2 3, तो ये तो L हो गया, ये L हो गया, ये L हो गया। तो ये तो अपना क्या बना बेटा, त्रिभुज है। अधिकतम दूरी L और ये L, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ज्यामिति कैसी बनी, त्रिभुजीय है, द्विपिरामिडी। ठीक है। फिर ये तो ML5 की। अब अगला जो टॉपिक है ML6, और ये रहा देखो ML6, ये ML6 ही है।
भाई FeCN का होल 6 दिया हुआ है, तो Ml6 है तो यही की ज्यामिति बनती है बेटा। और ज्यामिति कौन सी होगी? अष्टफलकीय है। कौन सी होगी? अष्टफलकीय। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये L, ये L, ये L, ये L, ये L और ये L, तो अष्टफलकीय ज्यामिति है। तो आप लोग देखिए साहब 6 तो इसमें दिखाई दे, अष्टफलकीय समझ में आ गया। जैसे ये कमरा है तो अष्टफलक कहाँ दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं कि फलक किसका अष्ट है? दिख रहे क्यों नहीं दिख रहे? ये पूरा कमरा है, नीचे की तरफ लगा दो बांस, ये 2 फलक बन गए, और ऊपर की तरफ लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बढ़ गए फलक पूरे। तो इस प्रकार से ज्यामिति को अष्टफलकीय है। नहीं बैठी समझ में? अरे बांस घुसा दे अंदर, तंबू तान रहे हैं, चौकोर है, और लकड़ी लगा दी मोटी वाली, ऊपर हो गया नीचे हो गया, तो यूँ आएगा, छतरी सी बनेगी, यूँ बनेगी, तो 4 फलक तो यही रह गए और 4 ये दीवारों के है ही फलक। तो इस प्रकार से इसकी ज्यामिति कैसे होगी? अष्टफलकीय। कई बार बच्चा बोलो साहब अष्टफलक खाएं, इसमें तो 6 तो है ही, 6 में अष्टफलक थोड़े, 6 फलक ही तो है यहाँ पे। अष्ट का अष्ट का मतलब लगा दो, डंडा लगा दो, ऊपर लगे 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 और 4 4 8 हो गए। तो ये है बेटा समन्वय बहुफलक। फिर वापस लो कि उपसहसयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड्स परमाणु की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है उसे ही समन्वय बहुफलक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अपन जानते हैं जब संकर्ण निकालेंगे तो इसकी ज्यामिति बनाना अनिवार्य है। नंबर अगला जो टॉपिक है नंबर 4 है बेटा ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक जिसको आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से भी जानोगे, OX नंबर। तो बेटा सुनो, आप लोगों मैंने पहले पार्ट शुरू हुआ था तब बताया था कि भाई 11th के अंदर आप लोगों ने कुछ नियम पढ़े थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, आप लोगों से थोड़ा सा ये है कि आप 11th की कॉपी को वापस उठाने के बाद ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम मैं यहाँ पर केवल ओरली बोलूँगा, लिखूंगा तो है ही नहीं, लेकिन आप लोग जानना सबसे पहले कि भाई ऑक्सीकरण अंक किसे कहते हैं। पहली परिभाषा तो ये, तो पहली परिभाषा का मतलब यह है कि केंद्रीय धातु परमाणु है कि बेटा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए परमाणु या परमाणुओं के समूह को, जुड़े हुए परमाणु या परमाणुओं के समूह को अपने आवेश के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए परमाणु या परमाणुओं के समूह को अपने आवेश के साथ पृथक करने पर केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। समझ भाई? अब जैसे K प्लस का होता है तो प्लस का 4 हमने हटा लिया, Cn माइनस का होता है तो माइनस का 6 हमने हटा लिया। अरे यहाँ पर आपने बोला कि प्लस का 4 हटाओ और माइनस का 6 हटाओ, तो अपने पास बच गए माइनस के 2। अब माइनस के 2 बच गए तो इस पर कौन सा प्लस का होगा? भाई कहने का मतलब है कि सभी परमाणु पर जो आवेश है वो उदासीन होता है, प्लस के बराबर माइनस रहेगा, ध्यान रख लेना। जैसे यहाँ पर अपन हटा तो माइनस का 6 और प्लस का 4 तो संतुलित कर रहा है, तो बच गया हमारे पास माइनस का 2। अब माइनस का 2 की बात है तो Fe के ऊपर माइनस का 2 थोड़ी हो सकता है। अरे Fe के ऊपर तो प्लस का 2 है, तभी तो माइनस के 2 को क्या कर रहा है बेटा? संतुलित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं Fe का ऑक्सीकरण अंक क्या हुआ? सेकंड, या हम इसको रोमन संख्या में सेकंड के नाम से जानेंगे। धनात्मक ऋणात्मक अपन को कुछ लिखना होता नहीं है, क्योंकि अपन ऑक्सीकरण अंक वैसे अपन जानते हैं कि धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है और भिन्न में भी होता है कि नहीं? भिन्नात्मक संयोजकता हमेशा पूर्णांक में होती है, ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है, संयोजकता का सिस्टम ये होता है। तो बात समझ में आई? केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए परमाणु या परमाणुओं के समूह को उनके आवेश के साथ पृथक करने पर जो केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश बचता है उसको क्या बोलोगे? उसका ऑक्सीकरण अंक। तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के कुछ नियम है। पहला नियम मैं बोल रहा हूँ, क्षारीय धातु तत्व, क्षारीय धातु तत्व। और क्षारीय धातु तत्व आपको कौन सा बेटा? फर्स्ट A वर्ग के सभी तत्वों का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। सही है? हाँ बेटा, क्षारीय धातु तत्वों का ऑक्सीकरण अंक +1। फिर क्षारीय मृदा धातु तत्वों का, क्षारीय नंबर 2, क्षारीय मृदा धातु तत्वों का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा बेटा? सेकंड है कि नहीं है बेटा? और सेकंड ए का ऑक्सीकरण अंक क्या? तो +2।
अब क्षारीय धातु के अंदर आप लोग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम तक हो गया। तो यहाँ पर अपना प्लस का 2। फिर उसके बाद हेलोजन वाला तत्व, हेलोजन परिवार के जो सदस्य हैं, वर्ग संख्या कौन सी है बेटा? 17 के सभी तत्वों का ऑक्सीकरण माइनस का 1 होता है। हेलोजन का 17वां वर्ग है, सभी तत्वों क्या होगा बेटा? -1। दूसरी बात, यहाँ पर अपन बात करें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण तो बेटा माइनस का 2 होता है ऑक्साइड के रूप में। परऑक्साइड के रूप में अपन बात करें तो माइनस का 1 होगा, और यदि अपन सुपर ऑक्साइड की बात करें तो माइनस का 1/2 होगा। कंडीशन ये। दूसरी बात, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण +1 होता है, और हाइड्राइड के रूप में, हाइड्राइड का मतलब है कि क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु के साथ यदि हाइड्रोजन को मिक्स कर दो तो ये होते हैं प्रबल विद्युत धनी तत्व, और हाइड्रोजन क्या हो जाता है बेटा? ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक के रूप में, अर्थात हाइड्रोजन का होता है +1, लेकिन हाइड्राइड के रूप में अपन हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? -1 के रूप में। फिर उसके बाद अगली बात करें थे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण OF2 में तो होता है +2, लेकिन O2F2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है बेटा +1। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण प्लस में भी हो सकता है। दूसरी बात, अपन बात करते बेटा जैसे अमोनिया है, अपन बात करें बेटा H2O है, अपन बात करें CO है, अपन बात करें C5H5N है, अपन बात करें बेटा PH3 है, अपन बात करें बेटा NH2 CH2 CH2 और ये NH2, इसका नाम है बेटा एथिलीन डाइअमीन, जिसको EN से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर ये लोन पे रहेगी नहीं, तो इन सब का जो ऑक्सीकरण होता है बेटा वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन मेन बात समझने की अच्छी तरह से अपन जानते हैं कि इनका ऑक्सीकरण। फिर उसके बाद जितने भी ऋणावेश है दुनिया में, जैसे Cn- में 1 है, OH- में 1 है, ठीक है बेटा, Sc- 1 है, इसी प्रकार से NO2- 1 है, NO3- 1 है। तो इन पर जितना ऋणावेश होता है वो उसका ऑक्सीकरण है। जिनके ऊपर जितना, जैसे CO3- 2 है, कार्बोनेट है, -2 होता है, सल्फेट है, -2 होता है, ऑक्जिलेट है जैसे C2O4- 2, तो उसके ऊपर तो बात समझने की आप लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से। जितने भी ऋणावेश है दुनिया में, जितना भी ऋणावेश है 1 है तो उसका ऑक्सीकरण 1 मानना, माइनस का। जिसके ऊपर 2 ऋणावेश लगा है तो उसका 2 मानना, और जिसके ऊपर 3 लगा है जैसे N-3 होता है एजिडो, उसके अंदर N-3 होता है तो उसका ऑक्सीकरण कितना मानते बेटा? 3 मानते। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आप बात समझने की, आप समझ में आ गए होगे। तो अब आप ऑक्सीकरण ज्ञात करना होता है इसके अंदर, और ऑक्सीकरण अंक को हमेशा रोमन संख्या में लिखा जाता है। तो अपन में कुछ एग्जाम्पल लेके अपन को बता देते हैं कि भाई इसके ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार से आप लोग ज्ञात करोगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में K2HgI4 नंबर 1 एग्जाम्पल। नंबर 2 अपना है एग्जाम्पल वही K4FeCN6। नंबर 3 NaBH4। नंबर 4 LiAlH4। इसका नाम, सामान्य नाम नेस्लर अभिकर्मक है, ध्यान रख लेना, क्योंकि प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि नेस्लर अभिकर्मक का IUPAC नाम लिखो। नेस्लर अभिकर्मक, ठीक है बेटा। इसका नाम, इसको छोड़ो, उसको यहाँ, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सामान्य नाम लिख लो जरूर इसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और इसका नाम है लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड और इसका नाम होगा इस वाले का लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड। अब मैं नाम बोल रहा हूं तो उसी से ही आप लोग हाइड्राइड के रूप में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण क्या होता है? -1। अब देखो यहाँ पर अपन को जिसका ऑक्सीकरण ज्ञात करना है उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर ले रहा, ये अंडरलाइन कर दी मैंने, कर दी। अब K बराबर, सबसे पहले K बराबर क्या होता है बेटा? +1, और I बराबर क्या होता है बेटा? -1। सही है। अब इसका ऑक्सीकरण पर ज्ञात करें तो जिसका ऑक्सीकरण ज्ञात करना होता है, जिसका ऑक्सीकरण ज्ञात करना होता है उसको अपन X मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं उसको? X मानेंगे। Hg को क्या मानना है अपन को? X।
और सभी को प्लस के रूप में करना और सभी समीकरण को आप लोग शून्य के बराबर कर देना। यदि यहाँ पर ऊपर होल के ऊपर ऋणावेश लगाया, धनात्मक लगाया, तो उसको शून्य के स्थान पर रखोगे। जैसे तो 2 इंटू प्लस का 1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू माइनस का 1 और बराबर क्या कर दोगे 0। यही होगा। तो अब आप लोग हल करोगे इसको, तो 2 प्लस एक्स प्लस माइनस का क्या करते हैं बेटा 4 बराबर क्या हो गया बेटा 0। तो x बराबर क्या हो गया 4 माइनस 2 बराबर कितना आएगा 2। तो यहाँ पर Hg का ऑक्सीकरण क्या हुआ सेकंड। क्या आएगा बेटा सेकंड आया। अगर आप लोग कहोगे मैंने आपको परिभाषा दी थी कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए परमाणु या परमाणुओं के समूह को अपने आवेश के साथ पृथक करोगे तो केंद्रीय धातु परमाणु पर शेष आवेश की जो मात्रा है उसी को उसका ऑक्सीकरणांक बोला जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर मोटी सीधी बात 4 तो काय का हो गया प्लस का, क्योंकि 4 इंटू प्लस का 1 करोगे, ठीक, प्लस एक्स। अब यहाँ पर 6 माइनस का हो गया, क्योंकि हम जानते हैं Cn के ऊपर चार्ज कैसे होता है, K बराबर तो होता है प्लस का 1 और Cn बराबर होता है बेटा Cn बराबर होता है माइनस का 1। तो इसको गुणा करोगे तो 4, इससे गुणा करोगे तो 4 से, तो यहाँ पर अब प्लस करके क्या होगा माइनस का 6 बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर प्लस का 2। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण क्या आया सेकंड। यहाँ आ जाओ, Na बराबर तो क्या हुआ Na बराबर प्लस का 1 और H बराबर हाइड्राइड के रूप में है, तो H बराबर माइनस का 1, तो इंटू करोगे 4 और इंटू करोगे 1, हो गया। अब अपन कहेंगे बेटा 1 प्लस एक्स प्लस माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा बेटा प्लस का 3, या अपन कह सकते हैं यहाँ पर थर्ड। तो B की ऑक्सीकरण क्या हुआ थर्ड हुआ। अब यहाँ आ जाओ, Li का क्या हुआ बेटा Li बराबर प्लस 1, Al को अपन ज्ञात करना है और H बराबर माइनस का 1 इंटू 4 करोगे। अब 4 करोगे तो मोटी सी बात समझ में आ रही है, Li प्लस का H माइनस का, तो माइनस के 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 और माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, अर्थात Al भी कौन सा है यहाँ पर थर्ड। तो इस प्रकार से आप लोग इनका ऑक्सीकरण ज्ञात कर लेना। कोई सा भी आ जाए दुनिया का, आप लोग को नियम याद रखने कि भाई ये ध्यान रखना पड़ेगा Cn का कितना होता है, H हाइड्राइड के रूप में है तो क्या और वैसे रूप में है तो क्या, तो उसी चीज़ को आप लोग ध्यान में रखोगे। और जो उदासीन वाली कोई स्पीसीज आ जाती है तो आप लोग अब देखना पाठ्य पुस्तक के अंदर आपको उपसहसंयोजक यौगिक दिए हुए हैं, तो आप लोग घर पे क्या करोगे उन उपसहसंयोजक यौगिकों में नामकरण तो करना मत, कम से कम उनका ऑक्सीकरणांक आपको ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं अपन, CuH2O का होल 5.SO4। अब यहाँ पर जानते हैं कि बेटा H2O बराबर तो क्या हुआ 0 और SO4 बराबर होता है माइनस का 2, ये तो अपन जानते हैं अच्छी तरह से है। तो यहाँ पर अपन XU को मानेंगे x प्लस 5 इंटू 0 और यहाँ पर SO4 को क्या मानोगे प्लस माइनस का 2, क्या करोगे माइनस का 2 बराबर क्या करना है 0 करना है। अब 0 करनी है तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 2। एक तो ये। अब सुनो बेटा, अब मेन बात है कि कई बार कंडीशन ये आती है कि यहाँ पर केवल समन्वय मंडल का ऑक्सीकरणांक के बारे में कहने का मतलब, जैसे आप लोगों से प्रश्न ये पूछा जाए कि इसका ऑक्सीकरणांक ज्ञात करो, जैसे ये हुआ CONH3 का होल 6 प्लस का 3, ये यहाँ पर माइनस का हो या प्लस का हो जो दिखाई दे रहा है, जब कंडीशन देखना तो उसको आप लोग 0 के स्थान पे रखोगे। जैसे यहाँ पर NH3 का तो क्या हो गया 0, तो CO को क्या मानोगे x प्लस 6 इंटू 0 बराबर 0 नहीं लिखना, ये जो क्या लिखा है प्लस का 3 ये लिखना है। x बराबर क्या हो जाएगा बेटा x बराबर आपका क्या होएगा 3, तो 6 इंटू 0 बराबर 0। तो यहाँ पर कोबाल्ट के ऑक्सीकरण क्या आएगा थर्ड आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देखना, माइनस यदि दिया हुआ है, जैसे कोई माइनस का दिया हुआ है, जैसे अभी एग्जांपल देखा था आपने FeCN6 माइनस का 4 देखा। अब इसको x माना प्लस 6 माइनस का माना बराबर माइनस के कितने करोगे 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर कितना आएगा बेटा 2। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा सेकंड। तो प्लस का लिखा हो माइनस का लिखा हो तो कंडीशन आप लोग देख लेना। बोल बेटा क्या है पे
-3 क्यों आएगा? -3 नहीं आएगा यार, प्लस का 3 ही है। कभी भी केंद्रीय धातु परमाणु ध्यान रख लेना, माइनस मत निकाल देना। धातु परमाणु हमेशा धनात्मक होते, ऋणात्मक हो ही नहीं सकते। कैसे आएगा? 6 0 कर दिया। मैंने बोला कि जो यहाँ पर आवेश लगा हुआ है उसको 0 के स्थान पर रखोगे तो +3 ही तो रखेंगे, 2 क्यों रखेंगे? होगा सॉरी माइनस का क्यों रखेंगे? तो कभी भी केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि धातु कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है यार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है? वो उत्सर्जन करता है। तो ये था बेटा ऑक्सीकरण ज्ञात करने के कुछ नियम। फिर भी यदि सबसे पहला है कि आप लोग घर पे ये प्रैक्टिस करोगे, आपकी किताब खोलना, जितने भी कॉन्डेंसेशन कंपाउंड आपको दिखाई दे उन करें सभी के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु का आपको ऑक्सीकरण ज्ञात करना है। बस आपको नाम नहीं लिखना, लिगेंड्स का नाम क्या है वो भी नहीं लिखना, केवल आप सभी सूत्रों को उतारना और केंद्रीय धातु परमाणु जो भी आया है उस मेटल के ऊपर उसके माथे पर 3 2 1 जो भी ऑक्सीकरण का है 0 जो भी आया है उनको आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस आप लोग घर पे करोगे।